कभी पूरा देश कह रहा था कि राहुल गांधी पीएम बनना तो दूर विपक्ष की असली आवाज भी नहीं बन पाएंगे, लेकिन आज वही राहुल गांधी एक ऐसे कमबैक की कहानी लिख रहे हैं जिसे लोग इम्पॉसिबल कमबैक कह रहे हैं। जी हाँ, वही राहुल गांधी जिसे लोग पप्पू बोलने लग गए। आपके अंदर मेरे लिए गुस्सा है, आपके लिए मैं पप्पू हूँ, आपके लिए मैं अलग अलग गाली दे सकते हो। जिस राहुल गांधी का मजाक बनाया जाता था, मीम्स बनते थे, ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। ये वही राहुल गांधी है जिसके पिता राजीव गांधी पीएम थे, जिसकी दादी इंदिरा गांधी देश की पहली एंड ओनली वुमेन पीएम थी और जिसके परदादा जवाहरलाल नेहरू भारत के पहले प्रधानमंत्री थे। तो आइए दोस्तों, आज हम जानेंगे राहुल गांधी के कमबैक की कहानी के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। 19 जून 1970 को दिल्ली में राहुल गांधी का जन्म होता है। उस समय देश की बागडोर उनके ही परिवार के हाथों में थी। उनकी दादी इंदिरा गांधी देश की प्रधानमंत्री थी। बहनों और भाइयों, राहुल गांधी की शुरुआती पढ़ाई दिल्ली और देहरादून के मशहूर मॉडर्न स्कूल से होती है, लेकिन 1984 में उनके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जिसने सब कुछ बदल दिया। 31 अक्टूबर 1984 को उनकी दादी यानी कि देश की प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या कर दी जाती है। ये सिर्फ एक परिवार का सदमा नहीं था, बल्कि पूरे देश को हिला देने वाली घटना थी। और इसी घटना के बाद राहुल गांधी की जिंदगी भी बदल जाती है। सिक्योरिटी रीजंस की वजह से उनकी पढ़ाई का माहौल पूरी तरह बदल दिया गया। अब वो स्कूल नहीं जा सकते थे और घर पर ही पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे वक्त बीता और साल 1990 में उन्होंने भारत छोड़कर अमेरिका का रुख किया। वहां उन्होंने हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाया। लेकिन 21 मई 1991 को उनके पिता और फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की एक बॉम्ब ब्लास्ट में मौत हो जाती है। राहुल गांधी उस वक्त 21 साल के थे और अपनी पढ़ाई कर रहे थे। अपने पिता की डेथ के बाद राहुल गांधी वापस इंडिया आते हैं और राजीव गांधी की मौत के बाद राहुल और उनके परिवार पर सिक्योरिटी का भारी खतरा बन जाता है। इसी वजह से राहुल गांधी को अपनी आइडेंटिटी छुपानी पड़ती है और एक नया नाम अपनाते हैं, राहुल विंसी। सोचिए, एक ऐसे परिवार का बेटा जो देश की राजनीति के सेंटर में था, उसे अपनी पहचान छुपाकर एक आम स्टूडेंट की तरह जीना पड़ा, क्योंकि उस वक्त गांधी परिवार पर लगातार खतरा बना हुआ था। और अब 1995 में राहुल गांधी अपनी हायर स्टडीज के लिए यूके की कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी ज्वाइन करते हैं और वहां से डेवलपमेंट स्टडीज में एमफिल कंप्लीट करते हैं। डेवलपमेंट स्टडीज एक ऐसी फील्ड है जिसमें डेवलपिंग कंट्रीज की इकोनॉमी, सोसाइटी और ग्रोथ के चैलेंजेस पढ़े जाते हैं। कैम्ब्रिज से डिग्री लेने के बाद उन्होंने लंदन में मैनेजमेंट कंसल्टेंट के रूप में भी काम किया। अब वैसे तो गांधी परिवार का हमेशा से ही पॉलिटिक्स से डीप कनेक्शन रहा है, लेकिन राहुल गांधी ने अपना अर्ली फोकस एकेडमिक्स और प्रोफेशनल लाइफ पर रखा। और फिर 2004 में राहुल गांधी पहली बार राजनीति में कदम रखते हैं। और उस टाइम जब वो इंडिया में आए थे, तब अटल बिहारी वाजपेयी देश के पीएम थे, मतलब कि बीजेपी की सरकार थी। सत्ता का खेल तो चलेगा, सरकारें आएंगी जाएंगी, पार्टियां बनेगी बिगड़ेंगी, मगर ये देश रहना चाहिए, इस देश का लोकतंत्र अमर रहना चाहिए। और अब सवाल यह था कि राहुल गांधी चुनाव कहां से लड़ेंगे। 1967 से कांग्रेस का अमेठी पर दबदबा रहा था, अब तक यहां कांग्रेस हारी नहीं थी। और 2004 में राहुल गांधी भी अमेठी से चुनाव लड़ते हैं और बड़ी आसानी से जीत हासिल करते हैं। इस समय कांग्रेस ही चुनाव जीतती है और कांग्रेस का ही पीएम बनना रहता है। सबको ये लग रहा था कि सोनिया गांधी प्रधानमंत्री बनेंगी। लेकिन इस समय पीएम बनाया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को। I am a politician by accident and I became a prime minister by accident. और 2007 में राहुल गांधी को कांग्रेस का महासचिव बनाया जाता है। इस टाइम राहुल गांधी काफी मेहनत करते हैं और युवाओं से जुड़ने की कोशिश करते हैं। और 2009 में अगेन कांग्रेस जीतती है और एक बार फिर मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री बनते हैं। अब यहाँ तक तो राहुल गांधी की कहानी बिल्कुल सही चल रही थी। 2013 में वो कांग्रेस के उपाध्यक्ष भी बन गए, लेकिन राजनीति इतनी आसान नहीं थी। एक बार मेरे भाइयों बहनों, आप विकासवाद को वोट कीजिए, विकासवाद को वोट कीजिए। 2014 में लोकसभा चुनाव आता है और मोदी लहर में कांग्रेस सिर्फ 44 सीट्स पर सिमट जाती है। उस वक्त मोदी लहर पीक पर थी और राहुल गांधी को वीक और इनएक्सपीरियंस लीडर के रूप में दिखाया गया। मीडिया, अपोजिशन और आम जनता तक सब उनका मजाक उड़ाते हैं और उन्हें पप्पू कहा जाता है। और सोशल मीडिया पर उनके ही स्पीच को एडिट करके जनता को मैनिपुलेट किया गया। ऐसी मशीन लगाऊंगा, इस साइड से आलू घुसेगा, उस साइड से सोना निकलेगा। मेरे शब्द नहीं है, नरेंद्र मोदी जी के शब्द हैं।
और उनकी इमेज सीरियस लीडर की जगह कॉमेडी कैरेक्टर की बन गई। ये उनकी पॉलिटिकल लाइफ का सबसे बड़ा डाउनफॉल था। 2014 के बाद कांग्रेस के अंदर भी उनके नेतृत्व पर सवाल उठने लगे। पार्टी लीडर्स को लग रहा था कि राहुल शायद लीडरशिप संभाल ही नहीं पाएंगे और ये डाउनफॉल और भी गहरा बन जाता है जब 2019 के इलेक्शन में राहुल गांधी अमेठी जैसे अपने ही घर के सीट से स्मृति ईरानी से हार जाते हैं। उस टाइम राहुल गांधी ने काफी कैंपेन भी किए, चौकीदार चोर है जैसे स्लोगन्स भी दिए। चौकीदार चौकीदार चौकीदार। लेकिन फिर भी 1967 से जहां कांग्रेस अमेठी से हारी नहीं थी, वहां राहुल गांधी को हार देखने को मिलती है। ये मूवमेंट इनकी इमेज को और नीचे ले आता है और पूरा देश ये सोचता है कि राहुल गांधी की पॉलिटिकल जर्नी खत्म हो गई है और अब राहुल गांधी कांग्रेस का प्रेसिडेंट पद भी छोड़ देते हैं। लेकिन कहानी यहीं से इंटरेस्टिंग बन जाती है। 2020 के बाद राहुल ग्रेजुअली एक नया नैरेटिव बिल्ड करते हैं। किसान आंदोलन, हाथरस केस और कोरोना के वक्त माइग्रेंट वर्कर्स का मुद्दा राहुल गांधी कंसिस्टेंटली आवाज उठाते हैं और सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है 2022 में जब राहुल गांधी अनाउंस करते हैं कि वो भारत जोड़ो यात्रा करने वाले हैं। कोई शक्ति इस पद यात्रा को नहीं रोक सकती क्योंकि ये पद यात्रा हिंदुस्तान की आवाज है। कन्याकुमारी से कश्मीर तक 4000 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा करते हैं। शुरू होने से पहले लोगों को ये मजाक लग रहा था, लेकिन जब यात्रा शुरू होती है तो लोग इनसे जुड़ने लगते हैं। उनकी दाढ़ी, उनका सिंपल लुक और उनकी बातों में एक सिंसियरिटी और हर गांव जाकर लोगों से मिलना, तब लोग उन्हें एक नई नजर से देखना शुरू कर देते हैं। जो कभी ट्रोलिंग और मजाक का शिकार था, अब उन्हें लोग सीरियस और जमीन से जुड़े लीडर के रूप में देखने लगे। इसके बाद उन्होंने एक के बाद एक बड़े मुद्दे उठाए। यूथ के लिए रोजगार का सवाल, महंगाई और किसानों की MSP की डिमांड, हर जगह उनकी आवाज सुनाई देने लगी। 2023 में पार्लियामेंट में अडानी इश्यूज को उठाया और मणिपुर के दंगे के वक्त राहुल गांधी सीधा ग्राउंड पर गए और लोगों से मिले और सरकार को सीधा चैलेंज किया और इसका रिजल्ट मिलता है 2024 के इलेक्शन में जब कांग्रेस को 99 सीट्स मिलती है, जो 2019 में सिर्फ 52 सीट्स थी। और दूसरी तरफ जहां बीजेपी 400 पार का कह रही थी, उसे 250 सीट्स भी नहीं मिलती है और इस बार राहुल गांधी अपने दोनों सीट से भी जीत जाते हैं, रायबरेली और वायनाड। और अब राहुल गांधी को लोग सीरियस लेने लगते हैं और उसी वक्त उन्होंने एक मुद्दा भी उठाया, स्टॉक मार्केट मैनिपुलेशन का। प्रधानमंत्री ने 2-3 बार 4 बार देश को कहा कि स्टॉक मार्केट तेजी से आगे बढ़ने जा रही। होम मिनिस्टर ने सीधा कहा कि 4 जून को स्टॉक मार्केट आसमान में जाएगी, लोगों को खरीदना चाहिए। जून के पहले आप बाय कर लेना, 4 जून के पहले। 4 जून को खटाक से स्टॉक मार्केट अंडरग्राउंड चला जाता है। हजारों करोड़ रुपए यहां पे इन्वेस्ट हुए, 30 लाख करोड़ रुपए का लॉस होता है। किसका लॉस होता है? रिटेल इन्वेस्टर्स का लॉस। राहुल गांधी ने बताया कि कैसे इसमें बड़े लोगों ने पैसा बनाया और आम इन्वेस्टर्स, छोटे और मध्यम वर्ग के लोगों का पैसा यहाँ पर डूब गया। हिंदुस्तान की स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री का सबसे बड़ा स्कैम है और ये मुद्दा आम आदमी के दर से जुड़ा था, इसलिए राहुल गांधी की बात लोगों को सच लगने लगी। 7 अगस्त 2025 को राहुल गांधी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सामने आते हैं और पूरे देश को हिला देने वाला आरोप लगाते हैं, वोट चोरी। ये है चोरी। 5 तरीके से होती है। बल्क वोटर्स इन सिंगल एड्रेस, सिंगल बेडरूम का घर है, 80 वोटर रह रहे हैं उसमें, अलग अलग नाम, अलग अलग परिवार, और जब हम वहां जाते हैं हमें बताया जाता है यहाँ पे 80 लोग नहीं रहते, यहाँ पे ये लोग हैं ही नहीं, कोई नहीं जानता है। राहुल गांधी ने डाटा दिखाकर कहा कि देश में 1 करोड़ से ज्यादा मिस्ट्री वोटर्स है। उनका आरोप था कि इलेक्शन रिजल्ट्स को मैनिपुलेट करने के लिए वोटर्स लिस्ट में एक बड़ी स्केल पर गड़बड़ की गई है। और सबसे बड़ी बात, जब राहुल गांधी ने यह आरोप उठाया तब ना तो अपोजिशन पार्टी से कोई क्लियर जवाब आता है और ना इलेक्शन कमिश्नर की तरफ से जवाब आता है। और इसी साइलेंस ने लोगों के बीच एक डाउट पैदा कर दिया। लोगों को ये लगने लगा था कि अपोजिशन पार्टी का अगर क्लियर जवाब नहीं आ रहा है तो ये बात सही भी हो सकती है। यही वो मोमेंट था जिसमें राहुल गांधी के इस आरोप ने पूरे नैरेटिव को बदल दिया। अब लोग उन्हें एक ऐसे नेता के रूप में देखने लगते हैं जो सिस्टम के सबसे बड़े सच को सामने रखने की हिम्मत रखता हो। जहां लोग मानते थे कि राहुल गांधी पॉलिटिक्स में खत्म हो गए हैं, वहीं से उठना इनका एक इम्पॉसिबल कमबैक है। अगर राहुल गांधी को सत्ता में आना है तो चैलेंजेस अभी भी बहुत बड़े हैं। तो अब सवाल आपसे है कि क्या राहुल गांधी 2029 के इलेक्शन में मोदी के लिए असली चैलेंजेस बन पाएंगे या फिर नहीं? अपना ओपिनियन कमेंट करके जरूर से बताएं। तो चलिए दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो जरूर से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। चलिए अभी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।